डस प्लैनेट 9 एग्जिस्ट। अपने ने बचपन से ये पढ़ा है कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। मतलब हम बचपन से ये पढ़ते थे कि 9 प्लैनेट्स है, पर प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। पर क्या प्लूटो के अलावा सही में कोई एक 9 प्लैनेट एग्जिस्ट करता है? वेल, इस चीज़ पे काफ़ी सालों से डिबेट हो रही है। तो किसी और 9th प्लैनेट की पॉसिबिलिटी होने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि प्लूटो को आखिर प्लैनेट से क्यों निकाल दिया। तो अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्लूटो का स्टेटस प्लैनेट से डाउनग्रेड कर दिया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट बताने लगे, जिसकी वजह से अब बच्चों के सिलेबस में 9 की जगह पे 8 प्लैनेट्स आ गए। पर आखिर ड्वार्फ प्लैनेट है क्या? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग ड्वार्फ प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं और उनके पास भी उनकी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। यानी वो प्लैनेट एटलीस्ट इतने बड़े तो होते हैं कि वो खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड बना सके। पर ये प्लैनेट्स अपने एरिया में अकेले पाए जाने वाले प्लैनेट्स नहीं होते। यानी ये प्लैनेट्स अपने एरिया को डोमिनेट नहीं करते। जैसे अर्थ के अराउंड और कोई भी प्लैनेट नहीं है, इसलिए अर्थ को एक प्लैनेट की तरह कहा जाता है। सिमिलरली प्लूटो के अराउंड प्लूटो के साइज के बहुत से ऑब्जेक्ट्स थे। इसकी वजह से प्लूटो को प्लैनेट की जगह पे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। तो आखिर किसी चीज़ को प्लैनेट कंसिडर करने के लिए क्या रूल्स है? वेल, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को प्लैनेट कंसिडर करने के लिए 3 रूल्स है। फर्स्ट, इट इज़ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी वो सन के अराउंड घूमना चाहिए। सेकेंड, इट हैज़ सफिशिएंट मास टू अज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब उसका पास इतना मास होना चाहिए कि वो लगभग एक नियरली राउंड शेप में हो जाए और वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है जैसे कि ग्रेविटी वगैरह, उसे वो प्लैनेट अपने इंटरनल फोर्सेस से बैलेंस कर दे। और थर्ड, इट हैज़ क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, यानी वो अपना अकेला प्लैनेट हो, उसके ऑर्बिट के अराउंड उसके साथ और उसके जैसे प्लैनेट्स ना हो। अब प्लूटो इसमें से पहले 2 चीज़ें फॉलो कर रहा था पर थर्ड फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। तो प्लूटो ओरिजिनली राय करता है कुपियर बेल्ट में, जहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें प्लूटिनोस कहा जाता है। जब ये सारे प्लैनेट्स मिले तो रिसर्चर्स ने पूछा कि अगर प्लूटो एक प्लैनेट है तो इसका मतलब उसके बाजू में जो एक ऑब्जेक्ट है जो है एक एरिस, क्या वो भी एक प्लैनेट है? और एरिस के अलावा उस कुपियर बेल्ट में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे। तो रिसर्चर्स कंफ्यूज हो गए कि क्या हम इन सभी को प्लैनेट घोषित कर दे, और इसी चीज़ की वजह से प्लूटो को डाउनग्रेड किया गया और प्लूटो प्लैनेट बनने की रेस में हार गया और एक ड्वार्फ प्लैनेट ही रह गया। जब से अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है, तब से काफ़ी सारे साइंटिस्ट में ये स्पेकुलेशन चल रहा था कि क्या नेपट्टून के बाद कोई ऐसा प्लैनेट है जो ये तीनों क्राइटेरियाज क्रॉस कर सके और उसे हम एक प्लैनेट बता सके। ऐसा नहीं है कि नेपट्टून के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं मिले या फिर कोई प्लैनेट्स नहीं मिले। नेपट्टून के बाद भी हमें कई सारी चीज़ें मिली, जैसे कि प्लूटो था। नेपट्टून के बाद का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। प्लूटो हमें फाउंड हुआ था 1930 में और नेपट्टून के बाद की चीज़ें हमें अच्छे से रिसर्च हुई 1992 के बाद से, और उसके बाद से ये तय हुआ कि प्लूटो भी एक प्लैनेट नहीं है। और उसके बाद से हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिले नेपट्टून के बाद, पर वो सारे ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट के इन 3 क्राइटेरियाज को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। प्लूटो के जाने के बाद सबसे क्लोजेस्ट कंटेंडर था प्लैनेट घोषित करने के लिए एक एग्जॉटिक प्लैनेट जिसका नाम है सेडना। सेडना काफ़ी बड़ा है और लगभग प्लूटो की हाफ साइज का है, पर सेडना एक स्ट्रेंज ऑर्बिट में घूमता है। वो हर 11,000 ईयर्स में सन के चक्कर काटता है और फिर उसी ऑर्बिट में वापस पीछे चला जाता है। ये चीज़ें बहुत से एक्सप्लेनेशन मांगती है, जैसे कि सेडना जैसा इतना मैसिव प्लैनेट जो इतनी बड़ी ऑर्बिट को घूम रहा है, वो इजेक्ट क्यों नहीं हो जाता सोलर सिस्टम से। और सेडना की तरह ही एस्ट्रोनॉमर्स को कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, पर अभी भी कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला जो उसे सेटिस्फाई करता हो। पर अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स ने हार नहीं मानी है। प्लैनेट 9 को उन्होंने हाइपोथेटिकल नाम दिया है प्लैनेट एक्स, और प्लैनेट एक्स की तलाश अभी भी जारी है। पर फिर भी अभी भी ऑफिशियली तो सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट्स है, पर एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक हार नहीं मानी है। कैलटेक में 3 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेंटिन बेडगिन और माइक ब्राउन ने एक पेपर सजेस्ट किया था, जहाँ पे उन्होंने प्लैनेट एक्स के बारे में कहा कि ये प्लैनेट अर्थ की साइज से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है और साथ ही में ये सन को हर 600 साल बाद रोटेट करता है। ऊपर से उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि सारे प्लैनेट्स जो एक प्लेन के अराउंड घूमते हैं, वहाँ पे प्लैनेट 9 वर्टिकली घूमता है सन के प्लेन के, और इसी की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को इतने सालों तक दिक्कत हुई है प्लैनेट को ढूंढने में। और ये पेपर एक हाइपोथेसिस ही है,
इस पेपर के एंड में उन्होंने ये भी लिखा, देयरफॉर प्लैनेट 9 इफ इट एग्जिस्ट एज डिस्क्राइब हियर इज लाइकली टू बी डिस्कवर्ड विद इन अ डेकेड। प्लैनेट 9 को ढूंढने के लिए फेमस स्ट्रिंग थियरिस्ट एडवर्ड विटन ने यह बात भी सजेस्ट की कि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। ये स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी ये है कि इस स्पेसक्राफ्ट में कई सारे प्रोब्स हो, प्रोब्स यानी छोटे से ड्रोन्स, और ये ड्रोन्स नेपट्टून के पास जाके कई सारे डिस्टेंस तक घूम जाए। और उन्होंने ये बात कही कि अगर ये प्लैनेट बहुत बड़ा हो तो ये उसे कवर भी कर सकते हैं, या फिर अगर प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल निकला तो इन ड्रोन्स की तरह हम उसको और इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर प्लैनेट 9 सही में एक ब्लैक होल हुआ तो, और यही रीज़न है कि एस्ट्रोनॉमर्स को अभी तक वो नहीं मिला। नेपट्टून के बाद की चीज़ें काफ़ी सी स्ट्रेंज है, जैसे मैंने सेडना प्लैनेट के बताया, तो ये चीज़ सुनने में कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा कि अगर प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल हो। थेरोटिकल फिजिसिस्ट जेम्स अनविन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्लैनेट 9 एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो सकता है जो यूनिवर्स के स्टार्ट में बना हो। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते हैं, यानी वो आपके हाथ में भी फिट हो जाए। और प्राइमोर्डियल का मतलब है ये वो ब्लैक होल्स है जो बिग बैंग के साथ बने हैं, यानी जब अपनी गैलेक्सी का एग्जिस्टेंस हुआ उसी समय ब्लैक होल्स बने छोटे छोटे, और प्लैनेट 9 हो सकता है उन ब्लैक होल में से एक हो। उनके पेपर में आगे ये बात भी कही थी कि अगर ये प्लैनेट एक ब्लैक होल नहीं है और एक साधारण सा प्लैनेट है जो रेगुलर मैटर से बना है, तो इसे सन के अराउंड घूमने को लगभग 10 से लेकर 20,000 साल लग जाएंगे, और ये अर्थ के 15 टाइम्स बड़ा होगा। पर अगर ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है तो ये काफ़ी छोटा होगा अर्थ के कंपैरिजन में, यानी इसका साइज होगा लगभग एक ऑरेंज इतना। पर यहाँ पे एक रिलीफ की बात यह है कि अगर ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की थ्योरी सही है तो इससे अर्थ की लाइफ पे कुछ खतरा नहीं है, क्योंकि इतने छोटे ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी हो ही नहीं सकती कि वो अर्थ तक पहुँच जाए। और ऑन दी अदर हैंड अगर ये एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल रहा तो इससे कैलकुलेशंस लेके हम हिग्स बोसॉन जैसे पार्टिकल्स और बाकी सारे मिस्टीरियस पार्टिकल्स के भी सॉल्यूशंस ला सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो प्लैनेट 9 से रिलेटेड। आपको क्या लगता है क्या प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर साइंटिफिक कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।